हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब जैसे हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम ये लेक्चर सीरीज में इकोनॉमी के चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। एंड ये सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक इन डेप्थ मैनर में समझेंगे ताकि हम वेरियस टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया या एसएससी जैसी के लिए हम खुद को अपीयर करवा सके। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारे लिए एडवांटेज है यहाँ पे वो ये है कि एनसीईआरटीज में जो भी फैक्ट्स है, डेटाज है, एग्जाम्पल्स है, दोज आर नॉट अपडेटेड, वेरएज हम वो सारी चीज को अपडेट लेके आए हुए हैं। राइट, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, दैट इज द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसको अगर हम और बेटर तरीके से समझते तो हमें ये चीज पता है दैट एट प्रेजेंट जो इंडिया है, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और यहाँ पे हमें जो ये इकोनॉमी बनी है इसके दो फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी रही है। पहला जो हो जाता है दैट इज कि हमारे इकोनॉमी में देयर आर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कि हम जो इकोनॉमी में अभी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, यानी कि कई सारे सेक्टर्स है या फिर हम कह सकते हैं कई सारे ऑक्यूपेशंस है जो अभी भी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस पे ही चल रहे हैं। जैसे कुछ किसान अभी भी ऐसा है कि वो पूरा ही नेचर पे डिपेंडेंट है, वो ना ही इरिगेशन फैसिलिटीज है उनके पास, ना ही उनके पास कोई भी तरीके का फर्टिलाइजर्स और मैन्यूर्स यूज करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है जो जनरेशन से चलती आ रही है वो अभी भी वही यूज कर रहे हैं। प्लस हमारे साथ मॉडर्न इनोवेशंस भी आ गए हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास ऐसे भी फार्मर्स है जो इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, राइट। एंड कई सारे फैक्टर्स है उनको वो यूज करते हैं। दैट मीन्स दीज आर द मॉडर्न इनोवेशंस। तो ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं ये हमारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, हमारी इकोनॉमी में डिवाइडेड है, एंड उसको हम कहते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब जैसे हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है या हमने स्कूल में भी ये समझा है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न इनोवेशंस हमारे सेक्टर्स में डिवाइडेड है। ओके, और हमारे पास जो सेक्टर्स है वो 3 टाइप के सेक्टर्स है। लाइक फर्स्ट इज द प्राइमरी सेक्टर, राइट, देन आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड आ जाएगा टर्शरी सेक्टर। अगर इनको हम फर्दर डिवाइड करते या फिर हम समझ इसको और बेटर तरीके से समझना चाहे तो हमें पता है कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाता है, मेजरली अगर हम कहते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर आ जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाता है, एंड टर्शरी सेक्टर में हम कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर आ जाता है। ओके, अगर और बेटर तरीके से समझते हैं तो प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दिस इज वेरी मच क्रूशियल। अगर इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं तो इट इज वेरी मच क्रूशियल फॉर द रूरल इकोनॉमी। ओके, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, दैट्स इट वेरी मच क्रूशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो टर्शरी सेक्टर है यानी कि जो सर्विस सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द आईटी सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, राइट, यानी कि वो टेक्नोलॉजी के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा डिवाइड किया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही चीज समझेंगे, ये दो चीज पे एम्फसाइज करेंगे। पहला कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, ऑन व्हाट बेसिस ऑफ विच सेक्टर, की कौन से सेक्टर के बेसिस पे किसका कितना रोल रहा है, राइट। एंड ये सेक्टर में कौन कौन से सब सेक्टर्स का रोल रहा है, एंड उसके अंदर हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या है, हमारा जीडीपी कंट्रीब्यूशन क्या है, एंड हाउ दीज सेक्टर्स आर इंटरलिंक विद ईच अदर, एंड ये सर्कुलर रिलेशन इनका क्या है ऑफ ऑल दिस सेक्टर्स, राइट। तो हम ये सारी चीजें समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर इंट्रोडक्शन, जहां पे हमने ये चीज समझी है द मीनिंग ऑफ द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अब अगर हम इसको बेटर तरीके से समझते हैं तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये जो इकोनॉमिक सेक्टर्स है दिस आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि ये हमें बताता है एक कंट्री की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपकी कंट्री का जो डेवलपमेंट हो रहा है। जैसा हमने इससे पहले वाली वीडियो में समझा था, हमने समझा था प्रोग्रेस के बारे में, ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, देन हैप्पीनेस के बारे में। तो ये सब अगर मेरे को ग्रोथ पे लाना है
अगर मेरे को इकोनॉमी ग्रोथ पे लानी है तो मतलब क्या करना है, मेरे को मेरा जीडीपी का प्रोडक्शन बनाना है। दैट मीन्स कि मेरे को मेरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। अब उसके लिए मेरे को मेरा प्राइमरी प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा। दैट मीन्स मेरे को रॉ मटेरियल्स भी चाहिएगा। एंड इसके अलावा जब मैं प्रोसेस फूड बना दूंगा, दैट मीन्स कि मैंने प्रोसेस गुड बना दिया या मैन्युफैक्चर्ड कर दिया, एक गुड बना दिया, अब इसको मेरे को सेल करना पड़ेगा, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वहां पे सर्विसेज यूज होगी, लाइक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होगी, लॉजिस्टिक सर्विसेज होगी, सेल्स सर्विसेज होगी, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज होगी। तो कहने का मतलब क्या है, दैट दीज थ्री आर इंटरलिंक्ड, और इनकी अंडरस्टैंडिंग जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर एन इकोनॉमी, कि आपके इकोनॉमी में डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ग्रोथ कितना हो रहा है, प्रोग्रेस कितना हो रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंक्रीज हो रही है, एंड बेस्ड अपॉन दैट वो कितना हैप्पीनेस है, राइट, उसको हैप्पीनेस कितनी है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी क्रूशियल टू अंडरस्टैंड अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आज में हम यही चीज एक्सप्लोर करेंगे, दैट विल एक्सप्लोर अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एंड इनके बीच में जो डिस्टिंग्विश हो रहा है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का हम बेसिक सिनेरियो समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर जैसे हमने पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या इन्वॉल्व करता है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली यूटिलाइज नेचुरल सोर्सेज, यानी कि आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अब एक्सट्रैक्ट में आप कई सारी चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर पे बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आ जाएगा, आप लाइफ स्टॉक रेस कर रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी सेक्टर। अगर हम फिशिंग की बात करें तो आप हार्वेस्ट फिशिंग कर रहे हो फ्रॉम ओशन से, रिवर से, लेक से। एंड अगर फॉरेस्ट्री की बात करें तो द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड हार्वेस्टिंग टिम्बर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। वेरेज अगर हम इसके अलावा और अगर मैं एग्जाम्पल हूँ तो माइनिंग जो रहेगा वो भी इसका काफी ज्यादा पार्ट रहता है, राइट। so that means these are the examples of the primary sector। वेरे सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें, सो ये क्या करता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स आपको प्राइमरी सेक्टर से मिले हैं ये उनको प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये क्या करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रहता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू फिनिश गुड्स। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, दैट मीन्स कि कॉटन को कन्वर्ट किया जाएगा इनटू फैब्रिक्स। देन कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सच एज रोड्स एंड ब्रिजेस। देन फूड प्रोसेसिंग आ जाएगी, दैट इज टर्निंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनटू अ कंज्यूमेबल गुड्स। तो उसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं दैट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंडरी प्रोडक्ट। ओके, वेरेज अगर टर्शरी प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, दैट इज टर्शरी सेक्टर के बारे में देखते हैं, तो ये क्या इंकम्पास करता है, दैट इज द सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज दैट सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। कि ये टाइप की एक्टिविटी जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती है। अब ये कैसे होती है कि अगर हम इसका एग्जांपल समझते हैं कि दैट हाउ डू सर्विस सेक्टर सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक प्राइमरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, सो दैट मीन्स कि यहां पे कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नाउ दिस कॉटन इज रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है। अब ये कॉटन को यूज किया जाएगा एज अ प्रोसेस्ड कॉटन बनाने में। प्रोसेस कॉटन में हम कह सकते हैं कि कॉटन से क्या बना दिया, कॉटन का टेक्सटाइल बना दिया। दैट मीन्स कि यहां पे क्या हो गया, ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट आ गया। दैट मीन्स जो कॉटन पहले प्राइमरी सेक्टर का पार्ट था एज अ रॉ मटेरियल, वो एक टेक्सटाइल बन गया, दैट मीन्स कि वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। दैट मीन्स दिस इज अ फिनिश प्रोडक्ट। अब क्या रहता है कि जब आपको फिनिश प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तो आप ये पर्टिकुलर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट को आप उसका मार्केटिंग करते हो, ठीक है, आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, आप उसका सेल्स करते हो। तो ये सब जो चीजें आ जाती है ये किसका पार्ट आ जाती है, ये सर्विस सेक्टर का पार्ट आ जाता है, दैट मीन्स द टर्शरी सेक्टर। तो दैट मीन्स जो कॉटन एज अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ था एज अ प्राइमरी प्रोडक्ट, एज इन द प्राइमरी सेक्टर, उसको सेकेंडरी सेक्टर में टेक्सटाइल बनाया गया, और वही टेक्सटाइल को फिर मार्केटिंग किया, डिस्ट्रीब्यूशन किया या सेल्स किया, तो वो सर्विस सेक्टर के थ्रू है। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं दैट ये दोनों ही सर्विस सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है, राइट। तो उस तरीके से ये एग्जांपल यहां पे बोला गया है, दैट मीन्स it encompasses service related activities that support the primary as well as the secondary sector। okay, ओके, अगर इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम,
दैट इज हेल्थ केयर सर्विसेज, जो हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स है जो प्रोवाइड कर रहा है मेडिकल केयर, देन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज आ जाएगा, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी आ जाएगा. नाउ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सपोर्टिंग ऑफ प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी सेक्टर. ये हम आने वाली स्लाइड्स में इसको और बेटर तरीके से समझते हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझिए दैट इट इज इंपॉर्टेंट. अब यहां पे जो दूसरी चीज हमें समझनी है दैट इज कि हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर, कि ये तीनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है. जहां पे अभी हमने एक एग्जांपल क्या लिया कि किस तरीके से एक कॉटन जो एक प्राइमरी प्रोडक्ट था, राइट, वो एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट बना, दैट मीन्स कॉटन टेक्सटाइल बना, एंड वो टेक्सटाइल को एज अ सर्विस प्रोडक्ट बनाया गया, दैट मीन्स कि उसका मार्केटिंग किया गया, उसका सेल्स किया गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया. सो दीज आर व्हाट, दीज आर द सर्विस सेक्टर का प्रोडक्ट हो गया, राइट. सो बेस्ड अपॉन दैट हम कह सकते हैं कि दीज आर इंटरलिंक, ये इंटरलिंक है एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. उसका एक बेसिक एग्जांपल दिया गया है, दैट इज कि जो फार्मर है, राइट, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर बनाता है, राइट, हु इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं जो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, एंड उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है जो कि टर्शरी सेक्टर का पार्ट है. सो दैट मीन्स कि आप पहले प्रोड्यूस करो, उसको प्रोसेस करो, एंड देन उसको ट्रांसपोर्ट करो. तो आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर तीनों से उसको पार्ट करोगे, राइट. अगर हम इसको और बेटर तरीके से समझते हैं तो इसका इंटरडिपेंडेंस देखते हैं. तो सबसे पहले इंटरडिपेंडेंस क्या है, दैट प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर. कैसे? अब जैसे प्राइमरी सेक्टर में एक एग्जांपल क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने कॉटन बनाया था, राइट. अब वो कॉटन बनाने के लिए मेरे को कुछ चीज़ों की नीड रहेगी, राइट. फॉर एग्जांपल मेरे को कोई टाइप की मशीनरी की नीड रहेगी, राइट. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं कह सकता हूं कि मेरे को फर्टिलाइजर्स की नीड रहेगी, मेरे को पेस्टिसाइड्स की नीड रहेगी. तो ये सब मेरे को कौन देगा, ये सब मेरे को सेकेंडरी सेक्टर देगा. तो उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर या फिर एज अ प्राइमरी सेक्टर का मैं फार्मर हूं, तो मेरे को कॉटन बनाना है या मेरे को चावल बनाना है या गेहूं बनाना है, तो मेरे को कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ फर्टिलाइजर चाहिए होगा, कुछ पेस्टिसाइड्स चाहिए होगा, जो सब मेरे को सेकेंडरी सेक्टर देगा, राइट. एंड जब ये कॉटन एज अ टेक्सटाइल बन गया सेकेंडरी सेक्टर में, राइट, या फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जब वो टेक्सटाइल बन चुका है, ये टेक्सटाइल बनने से पहले मेरे को रॉ मटेरियल बनना है, तो या तो मैं रॉ मटेरियल बनाऊंगा, राइट, या तो वो रॉ मटेरियल बनाने के लिए मेरे को कॉटन के सीड्स खरीदने पड़ेंगे. अब मेरे को वो सीड्स खरीदने के लिए मेरे को एक जगह पे जाना पड़ेगा, वहां से सीड्स यहाँ पे लाना पड़ेगा. वंस मैंने कॉटन बना लिया, अब ये कॉटन मेरे को इंडस्ट्री तक पहुंचाना पड़ेगा एज ए टेक्सटाइल बनाने के लिए. सो दैट मीन्स कि मेरे को क्या चाहिए होगा, मेरे को टर्शरी सेक्टर से लॉजिस्टिक सर्विसेज चाहिए होगी, ओके. इसके अलावा मेरे को फंड भी चाहिए होगा, तो मेरे को फाइनेंशियल सर्विसेज भी चाहिए होगी, बैंकिंग सर्विसेज भी चाहिए होगी. सो दैट मीन्स कि ये सब मैं इसके बेसिस पे मैं क्या कह सकता हूं कि प्राइमरी सेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज दी टर्शरी सेक्टर, राइट. अगर हम इसको आगे बढ़ते, दैट मीन्स हम बाकी सेक्टर्स के बारे में अगर समझते हैं, तो बाकी सेक्टर्स में देखते हैं कि सेकेंड सेक्टर क्या है, दैट इज दी सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी एंड द टर्शरी सेक्टर. अब सेकेंडरी सेक्टर में जैसे मेरे को क्या बनाना है, मेरे को एक कॉटन का टेक्सटाइल बनाना है, तो टेक्सटाइल के लिए मेरे को रॉ मटेरियल चाहिए होगा. वो रॉ मटेरियल मैं कहां से लूंगा, मैं प्राइमरी प्रोडक्ट से लूंगा, मतलब प्राइमरी सेक्टर से लूंगा. तो दैट मीन्स मैं यहां से रॉ मटेरियल लूंगा, दैट मीन्स कॉटन लूंगा. सो दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी सेक्टर. वेरेज अगर मैं टर्शरी सेक्टर की बात कर रहा हूं कि मैंने यहां से रॉ मटेरियल ले लिया और मैंने टेक्सटाइल बना लिया, अब वो मेरे को बेचना है मार्केट में, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे मैं मार्केटिंग करवाऊंगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि मेरे को ट्रांसपोर्ट करवाना है तो मैं लॉजिस्टिक सर्विसेज लूंगा, या फिर मैं फाइनेंशियल सर्विसेज लूंगा. तो उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि दैट सेकेंडरी सेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी एज वेल एज द टर्शरी सेक्टर. वेयर जो थर्ड कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज द टर्शरी सेक्टर इज डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी सेक्टर. अब टर्शरी सेक्टर किस तरीके से ये दोनों पे डिपेंडेंट रहता है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर अगर कोई भी चीज की ट्रेड करता है, तो उसके लिए ट्रेड के लिए उसको क्या चाहिए, वो दो टाइप के गुड्स का ट्रेड करता है, या तो वो रॉ मटेरियल्स का ट्रेड करेगा, या फिर वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का ट्रेड करेगा. और अगर इंडिया की बात करें कि हमारा जितना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा,
उतना ज़्यादा लोग सर्विसेज लेंगे। दैट मीन्स उतना ज़्यादा लोग टेक्नोलॉजी अफोर्ड कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी की डिमांड आएगी उतना ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी की सप्लाई कर पाएगा। That means कि tertiary sector is also dependent upon primary and the secondary sector. So this is how the interlinking of all the sectors, कि किस तरीके से एक सेक्टर दूसरे सेक्टर्स पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। ओके, बट जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे वो ये है, दैट इज द सर्कुलरिटी ऑफ ऑल द सेक्टर्स, कि हाउ सर्कुलर फैशन में ये चीज चलती है कि प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है एंड टर्शियरी सेक्टर है, ये एक दूसरे से सर्कुलर फैशन में चलता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू ऑब्जर्व ओवर हियर कि जो टर्शियरी सेक्टर है, ये अगर टर्शियरी सेक्टर ग्रो होगा, अगर टर्शियरी सेक्टर इंडिया में ग्रो होता है, सो इट इनहेंसेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी सेक्टर। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है कि किस तरीके से टर्शियरी सेक्टर के ग्रो होने से आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो होता है। उसके कई सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिसके बेसिस पे ये कहा जाता है। सबसे पहला, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना ज्यादा टर्शियरी ग्रो होगा, दैट मीन्स कि वहां पे उतना ज्यादा लॉजिस्टिक सर्विसेज ग्रो होगी। लॉजिस्टिक सर्विस ग्रो होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, पूरा सप्लाई चेन मैकेनिज्म आ जाएगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई चेन मैकेनिज्म में क्या आ जाएगा, जो ट्रायंगल हमने पहले समझा था वो हो जाएगा कि एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर दूसरी जगह पे भेज रहा है और ये तीसरी जगह पे जा रहा है, राइट। यानी कि एक प्रोड्यूसर क्या कर रहा है कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स यहाँ जा रहा है और यहाँ से वो फिनिश गुड बन के यहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी चीजें चलती है। सो बेस्ड अपॉन दिस हम कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक सर्विसेज जितना ज्यादा ग्रो होगा उतना ज्यादा सप्लाई चेन मैकेनिज्म ग्रो होगा। वेयर दूसरा हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। फाइनेंशियल सर्विसेज इन द सेंस कि अगर मैं एग्रीकल्चर में फार्मर हूँ तो मेरे को लोन चाहिएगा, राइट। जितना ज़्यादा मेरे को लोन मिलेगा उतना ज़्यादा मैं वहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स ला पाऊंगा, जो सेकेंडरी सेक्टर जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है वो मैं यूज़ कर पाऊंगा। तो ये एक मैटर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो वो भी ये चीज़ पे डिपेंड है। सो दैट मीन्स कि लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल सर्विसेज ये दोनों पे ही ये डिपेंडेंट रहता है। वेरे जो एक और चीज़ अगर हम कह सकते हैं दैट ये क्या देता है, ये आपको टेक्नोलॉजी देता है, राइट। जो सर्विस सेक्टर है वो आपको टेक्नोलॉजी दे रहा है। अब टेक्नोलॉजी में जो मेजर टाइप की टेक्नोलॉजी, अगर मैं फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये वेदर फोरकास्टिंग दे रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फार्मिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि जितना ज़्यादा ये ग्रो रहेगा, जितना ज़्यादा वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेट रहेगा, उतना ज़्यादा मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। वेरेज अगर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू मैं बोलता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी में जैसे एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। लाइक बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ये वो टाइप की इकोनॉमिक्स है जिसके अंदर एक कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी की जाती है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ डेटा, कि जितना ज्यादा आपके पास डेटा रहेगा उतना ज्यादा आप उसको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स समझ पाओगे, एंड उतना ज्यादा आप एक मैन्युफैक्चरर को डेटा दे पाओगे कि आपको इतना क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, ये टाइप का प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि कंज्यूमर्स की ये टाइप की डिमांड है। दैट मीन्स कि वो क्या देता है, वो आपको एक मार्केट का इंसाइट देता है। इट इज द मार्केट इंसाइट्स, ये आपको मार्केट इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें एक दो और एग्जांपल ले सकते, ऐसे तो कई सारे एग्जांपल्स है जिसके अंदर सर्विस सेक्टर लेते हैं। जैसे दूसरा आ जाएगा स्किल डेवलपमेंट, कि आप जितना ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट करोगे इन बोथ द सिनेरियो, कि आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में आप स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हो, तो ये जितना ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा सर्विस सेक्टर से उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर में स्किल बढ़ेगी और मैन्युफैक्चरिंग में स्किल बढ़ेगी। जितना ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा that will be beneficial for both agriculture as well as the manufacturing etc side. So based upon this हम कह सकते हैं that okay it is a very important scenario कि हम इस पे एग्री कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा सर्विस सेक्टर बढ़ेगा उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी रहेगा, राइट। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, की ये तीन सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या है। जैसे अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 42% ऑफ वर्क फोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है, बट इसका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन दैट इज 17 to 18%। वेरे सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये 26% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, वेरेज इसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज 25 to 26%। और टर्शरी सेक्टर की बात करें तो ये एम्प्लॉयमेंट दे रहा है 32% को एंड उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज
55 to 56%। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये सेक्टर में हो रहा है कि ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में है या फिर हम प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। दिस इज द रीजन फॉर वरी। अब यहां पे जो मेन रीजन है, चलो हम ये पहले भी चीज डिस्कस कर चुके हैं, अगर एक और बार थोड़ा सा हम ब्रीफली समझते हैं तो जैसे हमने देखा था कि पिरामिड है जिसके अंदर जो बेस है दैट कंपोज ऑफ द वर्कर क्लास, ये वर्कर क्लास आ जाती है, राइट। एंड देन ये मैनेजेरियल क्लास आ जाती है और ये सीईओ क्लास आ जाती है। तो इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, वर्कर क्लास की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। और अगर इंडिया का हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मार्केट किस तरीके से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे 3 टाइप का स्किल्ड रह जाता है। एक तो हो जाता है अनस्किल्ड, दूसरा हो जाता है सेमी स्किल्ड और तीसरा हो जाता है हाई स्किल्ड। अगर हम इसको सेक्टर वाइज डिवाइड करें तो सेक्टर वाइज में हम कह सकते हैं कि जो अनस्किल्ड सेक्टर है ये सब जा रहे हैं कहाँ पे, प्राइमरी सेक्टर में, दैट मीन्स इन दी एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। जो सेमी स्किल्ड है वो जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और जो हाईली स्किल्ड है वो जा रहे हैं सर्विस सेक्टर में, दैट मीन्स दी सेकंड टर्शरी सेक्टर में। ओके, तो कहने का मतलब ऐसा है कि इस तरीके से स्किल्स डिवाइडेड है। और अगर इंडिया का पॉपुलेशन या एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड देखते हैं तो उसके अंदर हमने देखा कि प्राइमरी सेक्टर में दे आर ऑलमोस्ट 42% जो है वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है एंड इसके अंदर ऑलमोस्ट 32% एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। वेर एज इंडिया में जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, जो यूथ है, वो सेमी स्किल्ड पॉपुलेशन है। दैट मीन्स उनके पास इतनी स्किल्ड है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब कर सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी स्किल्ड नहीं है कि वो सर्विस सेक्टर में जॉब कर पाए। वेरेज अगर पैसा देखते हैं तो यूथ को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या कर रहा है? जो सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है। अब सबसे ज्यादा पैसा ही हाई स्किल्ड दे रहा है। वेरेज इंडिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है वो हाई स्किल की ज्यादा बढ़ रही है। अभी भी नौकरियां हैं इंडिया में, इंडिया में ऐसा नहीं कि नौकरी की कमी है, नौकरी बहुत है इंडिया में, लेकिन वो हाई स्किल्ड सेक्टर की नौकरियां हैं। अब हाई स्किल्ड सेक्टर के लिए हमें पढ़ाई वैसी करनी पड़ती है, हमें अच्छी इंस्टीट्यूट से स्कूलिंग करनी पड़ती है, कॉलेज करना पड़ता है, उसके बेसिस पे मेरी डिग्री स्ट्रांग होगी तो मेरे को वहां पे जॉब मिलेगी। अगर डिग्री स्ट्रांग नहीं है तो मैं एक सेमी स्किल्ड में हूँ। वेयर इंडिया में प्रॉब्लम ये हो रही है कि हाई स्किल्ड की तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ रही है, बट सेमी स्किल्ड की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि हमारे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं हो रहा। जैसे एक डेटा आया था कि मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को 10 साल हो चुके हैं, वो 2014 में आया था और अब 2024 हो गया, 10 साल हो चुके हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि 100 मिलियन लोगों को जॉब देंगे बाय 2025। लेकिन अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ग्रोथ थी, जो पहले जीडीपी शेयर जो था 15% है, जो अभी उसका टारगेट था कि उसको 25% करना है, यानी कि 25% करना है। बट अगर ये सेक्टर की ग्रोथ देखते हैं तो पहले 8% ग्रोथ थी, जो अब कम होके 5% हो गई है। वेरेज एम्प्लॉयमेंट में भी ये कम हो गया है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया हमारे चाइना जैसी कंट्री से। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है, दैट मींस इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ 0% हो चुकी है, राइट। तो ये सारे एक मेजर रीजन हम कह सकते हैं। तो हेंस द मेजर थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन इंडिया दैट आप यहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए और लोगों को स्किल्ड करवाइए, तो ये चीज बैलेंस हो पाएगी। तो ये जो इश्यू है ना कि 42% लोग हैं प्राइमरी सेक्टर में बट उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन नहीं आया, तो दैट मींस कि ये जो है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके अंदर आधे से ज्यादा लोग, मतलब इनका वहां पे होना या ना होना कुछ मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर नहीं पा रहे, राइट। तो दैट मींस दैट इज द एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड इन इंडिया। तो दैट मींस कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पे नौकरी नहीं मिल रही है, ये सेकेंडरी सेक्टर नौकरी नहीं दे पा रहा है इनको, एंड उसके वजह से एक इश्यू क्रिएट हो रहा है। ये नौकरी नहीं दे पा रहा है तो उससे वजह से इश्यू क्रिएट हो रहा है। तो सब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन हो रही है वो खुद को पुश कर रही है कि वो भी यहाँ पे ऐड ऑन हो जाए, क्योंकि उनको यहाँ नौकरी नहीं मिल रही, यहाँ तो मिलनी नहीं है, या हाईली स्किल्ड पे तो मिलनी नहीं है उनको, सेमी स्किल्ड पे उनको मिल नहीं रही है,
तो उनके लिए क्या बच रहा है, प्राइमरी सेक्टर, दैट मीन्स वापस वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज हाउ एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया वर्क। वेरएज अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर हमने दो चीजें समझनी है, दैट इज द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सेकंड इज द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल सिनेरियो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहां पे आपको जॉब सिक्योरिटी होती है, राइट, एंड आपके पास जो जिसमें आप काम करते हो वो गवर्नमेंट रेगुलेशन से वर्क करता है, और उसके अलावा आपका वर्किंग कंडीशंस पे वर्क हो रहा है, आपकी वेजेस पे वर्क हो रहा है, और जो भी एम्प्लॉय बेनिफिट है वो सब गवर्नमेंट के रेगुलेशन से चलता है। सो दैट इज अ वेरी सिंपल सिनेरियो कि अगर हम वापस समझते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसके अंदर आपकी कंपनी गवर्नमेंट रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली चलती है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका वर्किंग कंडीशंस रहता है, आपकी वेजेस रहती है, एंड आपको एम्प्लॉय के बेनिफिट्स रहते हैं, राइट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, बेनिफिट्स होने चाहिए लाइक प्रोविडेंट फंड के, हेल्थ इंश्योरेंस के, और इसका एग्जांपल आ जाता है फैक्ट्री, लार्ज कॉर्पोरेशंस एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब आप ये चीज समझिए कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स है, जो छोटी मोटी जॉब्स है, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्योंकि उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनके पास प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट नहीं है, ना ही उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ना ही वो गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। सो दैट मीन्स दे आर पार्ट ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इसके बेसिस पे अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेफिनेशन समझते हैं, द डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो हम कह सकते हैं दैट इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स दैट ऑपरेट विदाउट फॉर्मल रेगुलेशन, कि कोई भी टाइप का फॉर्मल रेगुलेशंस नहीं है उसमें। दैट मीन्स कि वहां पे कोई भी टाइप की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसका एग्जांपल आ जाता है स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स, राइट। पर इसके कई सारे चैलेंजेस है, दैट ऐसा क्यों होता है, एंड ऐसा होने से क्या फर्क हो रहा है। दैट मीन्स जो वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल रहते हैं, उनमें कभी भी, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना, इफ यू डोंट हैव जॉब सिक्योरिटी दैट मीन्स यू आर वेरी मच वल्नरेबल, कि आप मतलब एक वो स्टेज होता है कि एक आप बोलते हो ना दैट आई एम ए इंडिपेंडेंट मैन, बट यू आर नॉट अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन, यू आर अ वीक इंडिपेंडेंट मैन। क्यों? क्योंकि आप इंडिपेंडेंसी के वो स्टेज पे खड़े हो जहां पे आप कभी भी वापस डिपेंडेंट हो सकते हो। क्यों डिपेंडेंट हो सकते हो? बिकॉज आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट मीन्स जो भी ये सिनेरियो में है दे आर ऑल पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। तो इससे ये उसको और भी ज्यादा वल्नरेबल बनाते हैं। हावेवर इसको ओवरकम करने के लिए कई सारी चीजों पे फोकस किया जाता है। जैसे सबसे फॉरमोस्ट चीज जो है वो ये रहती है कि आपको आपकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में जो मेजर चीज़ है, जैसे एक रिपोर्ट आई थी बाय इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने कहा कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो, बाय टेकिंग इनिशिएटिव्स लाइक ड्रिप इरिगेशन। अगर आप ड्रिप इरिगेशन लेते हो तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो 20 से 30% तक बढ़ जाएगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी लॉन्च करी है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ड्रिप इरिगेशन करना। दैट मीन्स कि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आप इतने छोटे से इनिशिएटिव से बढ़ा सकते हो बाय 20 to 30%। वेरेज अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि हाँ भाई मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। वो इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? इन एमएसएमईज, ठीक है। और अभी रिसेंटली डेटा आया था मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उनका ये कहना है दैट इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया में जो 30% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन है दैट कम्स फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर, एंड इसके अलावा ये 110 मिलियन लोगों को जॉब भी दे रहा है। So that means it is a huge sector in India. MSME is a very huge sector. ये मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में, तो इसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। हेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम भी लॉन्च करी थी, दैट इज द मुद्रा स्कीम, जिसको मुद्रा लोन्स कहा जाता है, जिनका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि जो एमएसएमईज है उनको लोन देना ताकि वो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटीज लाए। अब ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, एमएसएमईज आर लेबर इंटेंसिव, ये मशीनरी हायर नहीं करते हैं, ये लेबर को हायर करते हैं, तो इनका स्कोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वेयर थर्ड इज द फॉस्टरिंग स्किल एंड सर्विस सेक्टर। अब इसका एक बेसिक एग्जांपल आता है कि अगर आप स्किल इंडिया मिशन की बात करते हो
तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव था कि 400 मिलियन लोगों को स्किल डेवलप करवाना, राइट। हालांकि जो टारगेट एरिया तो हम पास कर चुके हैं, 2022 तक ये करवाना था, वो तो हम पास कर चुके हैं। बट इन्होंने कहा कि 2023 तक उन्होंने 50 मिलियन लोगों का स्किल डेवलपमेंट करवाया है। तो जिससे चांसेस है कि हाँ भाई इनकी स्किल डेवलपमेंट हुई। अब स्किल डेवलपमेंट ये दोनों सेक्टर में हो सकती है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो सकता है, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हो सकता है, तो ये उसको हेल्प करेगा ना। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सर्विस सेक्टर में भी हो सकता है। दैट मीन्स वो हाईली स्किल्ड हो सकता है। हालांकि दैट इज क्वाइट टाइम लगेगा। आई मीन यू कैन नॉट मेक अ पर्सन हाईली स्किल्ड जस्ट बाय अ स्किल डेवलपमेंट कोर्स से। उसको थोड़ा सा टाइम लगता है कि उसके पास ऑलरेडी कुछ स्किल सेट्स होने चाहिए, तब वो खुद को हाईली स्किल्ड कंसिडर कर सकता है। ओके तो ये एक मेजर पॉइंट है। वेर जो लास्ट आ जाता है दैट इज द सोशल प्रोटेक्शन। अब सोशल प्रोटेक्शन में एक कोड आया था, दैट इज कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी। ये आया था 2022 में। ये आया था 2020 में। ये आया था 2020 में, जिसके अंदर ये कहा गया कि जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है उनको सोशल प्रोटेक्शन मिला जाएगा, वर्कर्स को। तो स्पेसिफिकली 450 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो है उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि वो खुद को और अच्छे से इन्हांस कर पाए। इसका एक एग्जांपल भी आया था, दैट इज एमजी नरेगा। ओके तो ये एक सिनेरियो रहता है, राइट। तो कहने का मतलब ऐसा है कि देयर आर मैनी वे फॉरवर्ड्स है जो हम कंसिडर कर सकते हैं। अमंग देम दीज फोर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट नेसेसरी part, right? So anyways, this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.